वो भी साथ साथ में भी जाएंगे। ठीक है, जब मेन चीज को बेच रहे हो तो उसके साथ जुड़ी हुई चीज बेचोगे कि नहीं बेचोगे? आप बाइक बेच रहे हो, टायर निकाल के बेचोगे क्या? हेडलाइट निकाल के बेचोगे क्या? साथ साथ में जाएंगी, क्योंकि वो भी तो उसके साधन ही है, उपसाधन है। ये समझ में आ गया? तो यही कहना चाहता है। तो ऐसी प्रासंगिकताओं के अंतर्गत आते हैं, तो अंडरलाइन कर लेना कौन कौन सी चीजें आते हैं। पहली बात कह रहा है भूमि। अगर आप भूमि अंतरण करते हो तो उसके अंदर क्या क्या आएगी? जहां की संपत्ति भूमि हो, तो देखो क्या क्या जाता है साथ में, वहां उससे उपावक्त सुखाचार, जितने भी ईजमेंट राइट है, भूमि से जुड़े हुए जितने भी ईजमेंट राइट है, वो सब चले जाएंगे। पहला पॉइंट। दूसरा, अंतरण के पश्चात, देखो अंतरण के पूर्व नहीं कह रहा, अंतरण के पश्चात प्रोद्भावान, प्रोद्भावान मतलब भविष्य में उत्पन्न होने वाले क्या? भाटक और लाभ। उस भूमि से जो भी लाभ या भाटक होंगे, उत्पन्न होंगे, वो भी सब उसके साथ में आएंगे। ऐसा नहीं जमीन बेच दी कि इसके 5 साल के, अगले 5 साल के जो भी किराया आएगा वो मेरे को देगा, ऐसा कौन करता है? भूमि बेच दी, भूमि के साथ साथ में जो भविष्य में उत्पन्न होने वाले लाभ है, उसके पश्चात, अंतरण के पश्चात जो भी लाभ है, जो भी भाटक उससे प्राप्त होंगे, वो सब प्राप्त करेगा। तथा भूबद्ध सब चीजें, भूबद्ध आपने पढ़ी है डेफिनेशन, जो भी मूलित है उसके अंदर, जैसे कुआं है, कुआं आपने बनाया है, अपने आप नहीं बनाया। मेरी बात समझ में आ गया? आपने देखा होगा कुआं बना होता, नीचे पत्थर वत्थर लगे होते हैं कि नहीं लगे होते? जी समझ आए? कुएं की भी कोल 4 दीवारी होती है, वो पत्थरों से बनाई जाती है। तो भूबद्ध मतलब जो भी भूमि के अंतर्गत सारी चीजें, भूमि आ जाएगी, इसका पेड़ पौधे भूबद्ध, या आपने खुद ने निविष्ट किए, या उससे जुड़े हुई कुछ चीजें हैं, ये सब की सब भूमि के साथ जाएगी। कौन समझ में आ गया? आइए, पर कोई ये कहता है कि नहीं ये कुआं मेरे बहुत प्रिय है, मेरे दादाजी इससे पानी पीते थे, तो मैं खेत तो बेच रहा हूं पर ये कुआं नहीं बेच रहा। एक उदाहरण आता है, एक है ना, एक कह सकते हैं एक छोटा सा क्या है व्यंग, कि एक मारवाड़ी क्या है, खेत को खरीद लेता है। ठीक है, अब खेत को खरीद लेता है, नहीं वो खेत को वकील खरीद लेता है मारवाड़ी से। तो मारवाड़ी बोलता है यार मैंने खेत तो बेच दिया, थोड़ा सा लॉस में हूं, पर इसके अंदर जो कुआं है उसका ये बोल देता हूं कि यार ये खेत में वो शामिल नहीं है। तो वकील बोल देता है कि ठीक है शामिल नहीं है तो कोई बात नहीं, निकाल के ले जा तुरंत, नहीं तो इसका किराया लगेगा। समझ में आ गया? तो जहां आपने आपको मारवाड़ी बहुत बहुत बुद्धिमान होते मारवाड़ी, जी समझ में आ गया, तो बाल से भी गाल निकाल लेते हैं। तो उनको लगा यार खेत तो बेच दिया और इससे और प्रॉफिट होना चाहिए, मेरे को और लाभ मिलना चाहिए, तो उसने बोला था कि मैंने भूमि के साथ साथ में कुआं नहीं बेचा है। तो वकील भी दिमागदार है, बोला भूमि की कब्जा मेरा है, सारी चीजें मेरी है, तो जल्दी फटाफट अपना कुआं निकाल के ले जा, अदरवाइज पर डे के हिसाब से 10,000 रुपए रेंट लूंगा। तो वहां पर मारवाड़ी बोलता है भैया तू ही रख ले। चीज समझ में आ रही है आपको? तो भूमि के साथ साथ जितनी भी सारी चीजें होती है वो सब क्या है, दी जाती है अंतर में। आइए दूसरी चीज क्या कहते हैं, दूसरी चीज कह रहा है जहां की संपत्ति भूबद्ध, भूबद्ध मतलब वही आपने रूटेड है। हाँ अफसाना बोलिए। नहीं सर कुछ नहीं। अच्छा, भूबद्ध मशीनरी हो, देखो जमीन में गड़ी हुई या फिर कोई ऐसी मशीनरी हो, तो वहां उसके जंगम भाग, जंगम भाग मतलब यानी जिनको आप ले जा सकते हो इजिली, वो भी मतलब कहने का ब्रैकेट में लिख दीजिए सारे पुर्जे, पुर्जे लिख दीजिए एक बार ब्रैकेट में, मशीनरी के सारे पुर्जे भी क्या है उसके साथ साथ में ही अंतरण होंगे। आइए, जहां की संपत्ति कोई ग्रह हो, अब घर बेच रहे हो आप, तो घर के साथ साथ क्या जाएगा, वहां उससे उपावृत्त सारे सुखाचार, समस्त लिखा है ना, उपाबद्ध मतलब जुड़े हुए सारे सुखाचार, पहला पॉइंट हो गया। अंतरण के पश्चात प्रोद्भाव्य उनका भाटक, और भाटक, भाटक मतलब जैसे उसको किराए पे चढ़ाओगे तो भाटक प्राप्त होगा कि नहीं होगा, कुछ रेंट प्राप्त होगा कि नहीं होगा, तो वो सारे लाभ भाटक, और उसके साथ स्थायी उपयोग के लिए उपबंधित। अब देखो स्थायी उपयोग के लिए उपबंधित, ये आपने भूबद्ध की परिभाषा में लिखी हुई पढ़ी थी, ऐसा कोई निविष्ट, भूबद्ध से निविष्ट कोई वस्तु जो स्थायी उपभोग के लिए हो, फायदे के लिए हो। ठीक है, तो ये स्थायी उपभोग के लिए उपबंधित, उसके ताले चाबियां छर्रे द्वार खिड़कियां और अन्य सब चीजें। तो ये जब हम घर बेचेंगे तो उसके साथ साथ में ये सारी के सारी चीजें भी साथ साथ में आएंगी। ठीक है, मकान बेचने के बाद में ऐसा नहीं कि खिड़कियां निकाल के ले जा रहे हो, यार मकान निकाल दिया 50,000 की तो खिड़कियां लगेगी, ऐसा नहीं है, उसके साथ ही जाएंगे। जब तक अन्यथा क्या है आपने उपबंध, ये बार बार में बीच में आदमी धोखा करते हैं, यार मैंने ये थोड़ा बेची थी। कई आदमी होते हैं, अभी हमारे उत्तर प्रदेश के
मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, वो टाइल तक निकाल के ले गए थे, ठूटी तक निकाल के ले गए थे। ये अन्य चीजों में नल वल सब आ गई, लाइट वाइट फिटिंग। अगर आप लाइट की फिटिंग निकालने जाओगे तो घर कैसा लगेगा, उसको कितना, फिर वो उसी हिसाब से रेट लगाता। ये समझ में आ गया? तो सारी चीजें उससे है, वो सब क्या है उसके साथ जाएंगे। आइए नेक्स्ट देखिए, जहां की कोई संपत्ति कोई ऋण है, अब मैंने बताया था एक सिक्योर्ड ऋण हो सकता है, एक अनसिक्योर्ड ऋण हो सकता है। तो जहां पर कोई ऋण या अनुयोज्य दावा हो, वहां उसके लिए प्रभूतियां, प्रभूतियां मतलब जमानती, लिख लीजिए ब्रैकेट में, प्रतिभूति ये आपने पढ़ चुके हैं, जमानती, ठीक है, उस दशा के सिवाय जिसमें ऐसे ऋण दावे के अंतरित के लिए अंतरित नहीं किया जा सकता। जहां ऐसे अंतरित नहीं की जा सकती, उस दिशा को छोड़ते हुए सब जगह जो भी सिक्योरिटी ली थी, ठीक है, या प्रतिभूति ली थी, वो सब प्रतिभूतियां आप प्राप्त करोगे। दूसरी बात क्या कह रहा है, किंतु अंतरण से पूर्व, मैंने बताया था आपको अनुयोज्य दावे जिस दिन आपने लिखित किया उसी दिन से क्या है आगे के अधिकार सृजित होंगे, उससे पूर्व के नहीं होंगे। तो यहाँ पे ये कह रहा है अंतरण से पूर्व प्रोद्धान ब्याज का बकाया नहीं, मतलब इसके अंतर्गत जो इससे जो लिखित हुई है उससे पहले जो ब्याज था वो नहीं लेंगे, उससे आगे आने वाला ब्याज लेंगे। ये समझ में आ गया? आइए, और जहां की संपत्ति कोई धन या आय है, कोई पैसा लेना है या पैसे का भी ट्रांसफर कर रहे हो या किसी आय का ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, धन या आय हो देने वाली अन्य संपत्ति हो, ठीक है, ये ऐसी संपत्ति हो जो धन या आय देती हो, वहां अंतरण के प्रभावशील होने के पश्चात प्रोद्भाव में उसका ब्याज और आय, मतलब ऐसी कोई संपत्ति है जिससे धन या आय प्राप्त होती है, तो जब आपने ट्रांसफर किया उसके बाद पश्चात कोई अगर उत्पन्न होता है, कोई क्या ब्याज या आय उत्पन्न होती है, तो वो भी आप क्या है ट्रांसफर होगी। कौन सा समझ में आ गया? तो कहने का मतलब है कि जब आप किसी संपत्ति का ट्रांसफर करोगे तो उसके साथ साथ क्या क्या चीजें ट्रांसफर होती है। कौन सा समझ में आ गया? आइए, ये दोनों देख लिया, विधिक प्रासंगिकताओं को अच्छी तरह समझा दिया, ये आपको बता दिया। आइए, अन्य प्रासंगिकताएं और कौन कौन सी हो सकती है, तो लिख लीजिए। भूमि के दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स भी तो दोगे सारे। ये कहां दे रखा है? सेक्शन 55 के सब क्लोज 3 में दे रखा है। भूमि के स्वत्व के दस्तावेज, हक के दस्तावेज, टाइटल के दस्तावेज, सारे के सारे दस्तावेज देने होंगे, बोलते ना घर के कागजात, वही है 53 का सब क्लोज 3। आइए, हक शुफा का अधिकार लिख लीजिए एक बार, हक शुफा का अधिकार। नेक्स्ट लिख लीजिए, अगर कोई डिग्री ट्रांसफर करी है आपने, ठीक है, तो वहां पर उसके साथ साथ क्या होता है, तो व्यापार की डिग्री में क्या क्या जाएगा? ख्याति, ट्रेडमार्क, ये भी ट्रांसफर होते हैं। ये समझ में आ गया? हाँ, ट्रांसफर हो जाएंगे। जैसे मैंने खरीद लिया, आज एप्पल को खरीद लिया, रजिस्टर मतलब क्या कह रहे हो? हाँ मैडम, जैसे आज मैंने डोमिनोज खरीद लिया, मान के चलो मेरे पास इतना पैसा आया कि मैंने किसी कंपनी खरीद लिया, तो मैं उसका लोगो भी खरीद लिया, उसका ट्रेडमार्क भी खरीद लिया, ये समझ में, सारी चीजें खरीद ली। ये कहना क्या है? तो अंतरण के साथ साथ ये भी चीजें जाती है। कौन सा समझ में आ गया? ये है। तो आपको ये सेक्शन 8 समझ में आ गया पूरी तरह से कि क्या क्या प्रभाव होता है अंतरण का, तो ये सारा प्रभाव होता है। समझ में आ गया? आइए, हाँ, एक चीज और लिख लीजिए इसके अंदर, 3 चीज हो गई ना, एक चीज और लिखिए, भूमि के साथ प्रसंविदा का फायदा, भूमि के साथ प्रसंविदा का फायदा, ठीक है, और कोई फायदा हो तो सेक्शन ब्रैकेट में लिख दीजिए, देख के आना। 55 का सब क्लोज टू 65 और 108 सब क्लोज 1, सब क्लोज ए, 108 सब क्लोज ए, ये पट्टे के बारे में, ठीक है। तो कहने का मतलब है विक्रय, बंधक और पट्टे के साथ साथ में ये फायदे भी जाएंगे, ठीक है, जब हम अंतरण करेंगे। तो मैंने आपको ओवरऑल पूरा प्रभाव बता दिया, ठीक है, कि क्या क्या अंतरण के साथ साथ क्या क्या ट्रांसफर होता है। आइए सेक्शन नंबर 9,
सेक्शन नंबर 9 क्या कहता है? ये पूरा क्वेश्चन है, ट्रांसफर कैसे होता है और क्या प्रभाव होगा क्या नहीं होगा, तो ये पूरा क्वेश्चन बनता है। आइए सेक्शन नंबर 9 क्या कहता है कि ट्रांसफर कैसे किया जाएगा, लिखित किया जाएगा या मौखिक किया जाएगा। देखो अगर अधिनियम में जिसके लिए बोल दिया, उपबंधित कर रखा है कि ऐसा ट्रांसफर लिखित किया जाएगा, तो लिखित ही होगा, मौखिक रूप से ट्रांसफर नहीं होगा। कौन सा समझ में आ गया? देखो यहीं पे यही कह रहा है, हर दशा में, हर उस दशा में जिसमें विधि द्वारा लेख अभिव्यक्त अपेक्षित नहीं है, ये नेगेटिव परिभाषा कह रहा है। हर दशा में जहां पर लेख अपेक्षित नहीं है, आप कैसा ट्रांसफर कर सकते हो? मौखिक कर सकते हो। पर लेख अपेक्षित है तो क्या आप मौखिक कर सकते हो क्या? ये समझ में आ गया? तो ये कहना चाहता है, जहां पर लिख दिया है कि रजिस्टर्ड और अनुप्रमाणित या अनुप्रमाणित पढ़ लिया आपने, असिस्टेड और रजिस्टर्ड होगा तो वो मौखिक रूप से ट्रांसफर नहीं होगा, वो उसी वे से होगा। तो विधि ने पहले ही बता दिया, यही कहना चाह रहा है कि जब उसमें लिख दिया, जैसे आपको मैं बताऊं, अगर आपने कोई जमीन खरीद ली और उसका रजिस्ट्री नहीं करवाया, उसको दूसरे को बेच दी और उसने रजिस्ट्री करा ली, तो लॉ की नजर में कौन वैलिड होगा? आदमी जिसने रजिस्ट्री कराई है। मेरी बात समझ में आ गया? हम तो ये बोलेंगे कि तुमने धोखा है, तुमने क्यों नहीं कराई? तुम सरकार को धोखा देना चाहते हो, पैसा लग रहा था रजिस्ट्री का, तुरंत कराना चाहिए। मकान खरीदते वक्त आदमी को तुरंत रजिस्ट्री करानी चाहिए। यहाँ पे बता रखा है कि अगर वो रजिस्ट्री कराने से, जो जिसने बेचा है वो अगर पालन करने से रजिस्ट्री करने नहीं जा रहा है, उसके मन में कुछ कचरा है, तो आप न्यायालय में जाके रजिस्ट्री करवा सकते हो, न्यायालय उसकी भाविक पालन करवाएगा। उससे पहले बोलेगा भाई रजिस्ट्री कर इसकी, और वो नहीं कराएगा तो न्यायालय खुद करेगा। ये एग्जीक्यूशन में हमने पढ़ चुके हैं, पढ़ेंगे भी सही। ये समझ में आ गया? तो कहने का मतलब यह है कि जहां पर लिखित रूप से किसी डॉक्यूमेंट को या संपत्ति को आपेक्षित कर रहा है कि आप उसका लिखित डॉक्यूमेंट बनाइए, तो वो लिखित में ही होगा। ये समझ में आ गया? मौखिक नहीं होगा। और अगर नहीं बोल रहा है तो मौखिक भी हो सकता है। तो आइए कहाँ लिखित हो सकता है, कहाँ मौखिक हो सकता है, एक बार लिखिए। तो एक बार लिखिए, मौखिक अंतरण कहाँ पे हो सकता है, तो लिखिए पहला पॉइंट, पट्टे। ज्यादातर की क्या है, कंफ्यूजन है कि पट्टे क्या होते हैं, कि साल दर साल दिए जाते हैं। नहीं, पट्टे दो तरह के होते हैं, मासानुमासी और वर्षानुवर्षी। महीने के महीने भी पट्टे दे सकते हैं या साल साल के दे सकते हैं। कई एडवोकेट ऐसे होते हैं कि 11 महीने से पहले की तो बनती किरायानामा, ऐसे बोलते हैं। और कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बोलते हैं कि 11 महीने के बाद में अगर किसी मकान को या किसी चीज को लेना चाहते हो तो उसका बनता है लीज डीड। ये सुना है आपने? सुना है ना यही? परंतु लॉ कहता है नहीं, आप महीने का महीने भी, क्योंकि पट्टा एक अलग चीज है, किराया अलग चीज है। ये समझ में आ गया? पट्टा एक अलग चीज है और किराया अलग चीज है। तो अगर लीज डीड बनवा रहे हो तो महीने का महीना भी बनवा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। पर डीड कैसा होगा? वो लीज की कंडीशन अलग होती है, किराए की कंडीशन अलग होती है। ये समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? किराएदार में बेदखली के अलग नियम दे रखे हैं और लीज में अलग दे रखे हैं। जैसे मैंने बहुत बड़ा परिसर, बड़ी बिल्डिंग लीज पे ले ली, चाहे वो 3 महीने के लिए लिए, पर किराया फिर 3 महीने के लिए लिए, तो मैं उसे उप किराए पे नहीं दे सकता, सब टीनेंट पे नहीं दे सकता। जिन्हें किराए पे लिए तो मैं दूसरे को किराए पे नहीं दे सकता, पर लीज में ऐसा सकता है, मैं दूसरे को लीज पे दे सकता हूँ। सब लीज कैसे होते हैं, ये समझ में आ गया? मैं और किसी को भी लीज पे दे सकता हूँ। एक बार मैंने ले ली तो इनडायरेक्टली मैं पूरा तो नहीं मालिक बन गया उसका, पर किराएदार में वो मालिक की हैसियत धारण नहीं करता। ये समझ में आ गया? तो ज्यादातर लोग क्या बनवाते हैं, जो व्यापारी वर्ग होते हैं वो लीज डीड बनवाते हैं। ये समझ में आ गया? पर लोग क्या किराए पे भी ले लेते हैं। तो अंतर समझने की कोशिश करना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मंथली जो लीज होती है, जी समझ में आ गया, जो महीने के महीने लीज होती है वो मौखिक हो सकती है, पर इसका उल्टा मासानुमास हमेशा क्या होगी? लिखित नहीं होगी। कौन सा समझ में आ गया? तो यहाँ पर दोनों में मैं लिखाऊंगा, यहाँ पर मंथली लीज लिखा रहा हूं, वो मौखिक हो सकती है। दूसरा पॉइंट लिखिए, 100 रुपए से कम जंगम या स्थावर संपत्ति। 100 रुपए से कम लिखा रखा है मैडम आपको, 100 रुपए से कम जंगम या स्थावर संपत्ति। ये समझ में आ गया? अब हमारे सर बोलते हैं कि आज की तारीख में मुझे तो नहीं मालूम कि 100 रुपए से कम का कौन स्थावर संपत्ति है। कौन बताइए कौन सी है? आपने डेफिनेशन पढ़ ली?
100 रुपए से कम स्थावर संपत्ति, बहुत बड़ी डेफिनेशन है स्थावर संपत्ति, भूमि या भूमि से प्राप्त होने वाले फायदे भी। चीज समझ में आ गया? एक पेड़ हो सकता है, चीज समझ में आ गई कि नहीं आई? तो कई लोग सोचते हैं भूमि पर अटक जाते हैं, अरे भूमि नहीं मिलती है 100 रुपए से कम तो। पर और भी दूसरी चीजें हैं जो स्थावर संपत्तियां होती है, वो 100 रुपए से कम मिल सकती है। तो जो भी स्थावर संपत्ति या चल संपत्ति 100 रुपए से कम है, उसका क्या कराना होगा? वो मौखिक हो सकती है। पर 100 रुपए से अधिक होते ही उसका क्या कराना होगा? अनुप्रमाणन और लिखित दस्तावेज और ये सारी चीजें हो जाती है। ये समझ में आ गया? तो मौखिक हो सकता है। तीसरी चीज लिखिए, पट्टे का समर्पण। पट्टे का समर्पण। चौथी चीज लिखिए, दावे के सुलह में होने वाला अंतरण। जो सुलह होती है ना, सुलह में कुछ आप पैसा देते हो या कुछ अंतरण देते हो, तो वो मौखिक हो सकता है। जैसे समझौता हुआ किसी दावे के अंदर, मैं तेरे को 5,000 दे दूंगा, तू मेरे को 10,000 दे देना, ऐसे हो जाता है ना। दावे में सुलह होती है कि नहीं होती? तो वहां पर जो अंतरण हुआ है वो मौखिक हो सकता है। हाँ, पैसे के मामले में तो 100 रुपए स्पष्ट कह रहा है। नहीं, कैसे मतलब, यानी क्या दोबारा बताओ। हाँ, ये मौखिक हो सकती है। जो कम होगी वही मौखिक हो सकती है, इससे अधिक तो आपको, वो तो हम कराते नहीं है। टीवी फ्रिज खरीद रहे हैं आप सारे, संपत्ति आप खरीद रहे हो, ये समझ, सबको क्या कराना चाहिए? आपको लिखित तो करवाना ही चाहिए। आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेते, कुछ भी नहीं लेते, तो बाद में कितनी परेशानी आती है। भाई मेरे को तो पर्ची बना के दे दे, इतना भी काफी रहता है। जब कंज्यूमर एक्ट में जाते हैं तो हमको फायदा मिल जाता है, नहीं तो आपको क्या कराना चाहिए? उसका रजिस्टर्ड कराना। ये समझ में आ रही है? आइए 5वां पॉइंट लिखिए, संयुक्त परिवार का बंटवारा, पार्टीशन। वो भी मौखिक हो सकता है। तू ये रख ले, तू ये रख ले, तू रख ले। समझ में आ गया? उसको डीड बनवाने की जरूरत नहीं है। आइए नेक्स्ट लिखिए, सुखाधिकार का अधिरोपण। सुखाधिकार का अधिरोपण कि यार तू मेरे को खिड़की खोल सकता है, तो ये मौखिक भी बोल सकते हो। तू रास्ते का अधिकार ले ले। ठीक समझ में आ गया? सीढ़ियों को प्राप्त करने का, प्रकाश, वायु, ये जो सारी चीजों का क्या अधिकार जब पैदा होता है, तो उसको क्या है, आप मौखिक करवा सकते हो। किसी भी प्रकार का भार, देखो बंधक हमेशा क्या होता है? रजिस्टर्ड होता है या अनुप्रमाणित होता है, परंतु उसके ऊपर अगर कोई भार है तो वो मौखिक रूप से किया जा सकता है। तो किसी भी प्रकार का भार, चार्ज पढ़ेंगे हम, यहाँ पर चार्ज ही पढ़ेंगे 101 से लेकर 104 तक। ठीक है? और आइए, पति द्वारा पत्नी को दिया गया भरण पोषण। पति द्वारा पत्नी को भरण पोषण के लिए गुजारा भत्ता जो भी है, तो वो मौखिक कह सकता है कि मैं तुझे 5,000 रुपए मंथली दूंगा या 2,000 रुपए, क्या है खर्चा है, पानदान दूंगा, जो भी है। इसलिए ये मौखिक हो सकता है। आइए लिखित क्या होता है? तो ये बहुत सारे पॉइंट लिखा दिए मैंने आपके। आइए लिखित क्या होता है? लिखित में लिखिए, पहला पॉइंट, 100 रुपए से अधिक। सेक्शन 54 कह रहा है ये 100 रुपए से अधिक, ब्रैकेट में लिख दीजिए। दूसरा पॉइंट लिखिए, सेक्शन 59, बंधक हमेशा क्या है? लिखित में ही होगा। नेक्स्ट सेक्शन लिख दिए, इसमें सेक्शन ही लिखने हैं। सेक्शन 107, पट्टा। अब ये पट्टा कौन सा है? वर्षानुवर्ष। ये समझ में आ गया? पट्टा, विक्रय, बंधक, पट्टा 54, 58, 9, 107। आइए 118, 59 में बंधक, और 108 में है, 107 में पट्टा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए 118, एक्सचेंज, विनिमय। नेक्स्ट लिखिए 123, दान, वो भी लिखित द्वारा रजिस्टर्ड होगा। तो लास्ट लिखिए सेक्शन 130, याद है 130, अनुचित दावा, तो लिखित के द्वारा ही निष्पादित किया जाएगा 130। और एक और सेक्शन लिख लीजिए 131, अगर ऋणी को सूचना देनी है तो वो भी कैसे होगी? लिखित में होगी। याद है? हाँ, कि भाई मैंने इसका दावा
खरीद लिया है। ये समझ में आ गया? तो ऋणी को भी सूचना क्या होगी? लिखित में होगी। मैंने बताया भी था वहां पे कि मैं लिखाऊंगा कि कैसे अंतरण कैसे क्या होगा। चीज समझ में आ गया आपको? तो ये हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि ट्रांसफर कैसा होता है कैसे नहीं होता। मौखिक हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, क्या क्या चीजें होंगी, कौन कर सकता है, किनका नहीं होगा, और संपत्ति का अंतरण क्या होगा। इस तरह से अगर आपने लिखा तो मैं कह रहा हूं कोई नंबर काट जाएगा। चलिए आइए, अब हमारा जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो दूसरा, हाँ बोलिए। हाँ, ना 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 ऐसे नहीं है, वो तो केवल उसकी बात कर रहे हैं। पर जैसे दावा अगर आपने कोर्ट में चल रहा है, चीज समझ में आ गया, तो वहां तो कितनी भी चीजों का आदान प्रदान कर सकता है, वहां 100 रुपए का मैटर नहीं करता। ना 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 ऐसा कुछ नहीं, ये वो अलग चीज है। वो बोल रहे हैं मैं 5,000 दे रहा हूँ, मतलब 100 से अधिक हो गया, तो उसको क्या है, मौखिक कह सकता है। पर्टिकुलर बता दिया भरण पोषण, पर्टिकुलर बताया वहां पे नहीं। ये समझ में आ गया? आइए, अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन बनता है, वो भी उसके साथ ही ट्रांसफर होगा। आइए, क्वेश्चन बनता है दूसरा कि ट्रांसफर के समय अगर आपने कोई शर्त लगाई, क्या ड्यूरिंग द ट्रांसफर के समय आपने कोई शर्त लगाई, तो उस शर्त का क्या प्रभाव होगा। मेरी बात समझ में आई? मेरे को तो पहले बताइए, ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, जब आप किसी चीज को ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या कोई शर्त लगा सकते हैं? बताइए। नहीं लगा सकते? क्या बोलिए अफसाना? मतलब आंशिक लगाई जा सकती है, पूर्ण लगाई जा सकती है। हाँ ठीक है, तो आंशिक ऐसा कुछ नहीं है, पूर्वी देख लेंगे हम, ठीक है, और देखते हैं हम। तो कहने का मतलब शर्त लगाई जा सकती है कि भाई इस चीज को ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, इसको नहीं देगा, उसको नहीं देगा, इसका यूज करेगा, ऐसे करेगा। ये समझ में आ गया? पर पूर्ण रूप से नहीं लगाई जा सकती। ये समझ में आ गया? तो शर्त को देखते हैं हम, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो आप अगर कोई ट्रांसफर करते हैं तो शर्त लगा सकते हैं। अब शर्त का क्या है, कैसे देखती है? देखिए, शर्त को तीन तरह से देख लेते हैं, शर्त को हम तीन तरह से देख लेते हैं, ठीक है। शर्त और अंतरण। यदि शर्त वैध है तो अंतरण भी क्या होगा? वैध होगा। यदि शर्त शून्य है तो अंतरण भी क्या होगा? शून्य है। नहीं, पहले ये चीज समझो आप, एक चीज और देखिए, ये जो शर्त होती है वो कैसे लगाई जा सकती है। शर्त देखो, एक तो होती है पूर्व, पूर्व की शर्त भी हो सकती है। अंतरण करने से पूर्व कोई शर्त लगा दो कि मैं तुझे तभी दूंगा, तब ये शर्त पूरी कर लेगा, पूर्ववर्ती शर्त कहते हैं उसे। चीज समझ में आ गया? इसको प्रेसिडेंट बोलते हैं, पूर्ववर्ती शर्त। इस पे ही पढ़ेंगे अभी हम। एक हो सकती है पश्चातवर्ती शर्त, पश्चातवर्ती शर्त। कौन सा समझ में आ गया? प्रेसिडेंट मतलब आज मैं तेरे को ट्रांसफर कर रहा हूं, अगले आने वाले समय तो ये नहीं करेगा, ट्रांसफर करने के बाद कुछ ऐसा नहीं करे, तो ये पश्चातवर्ती है, ट्रांसफर पहले हो गया और शर्त बाद में। यहाँ ट्रांसफर करने से पहले शर्त लगा दी, यहाँ ट्रांसफर करने के बाद में शर्त लगा दी। ठीक समझ में आ गया? और तीसरी बात ये कहता है समाश्रित शर्त, और समाश्रित समझते हैं आप किसी घटना के घटने पर एक ही ट्रांसफर होगा। ठीक समझ में आ गया? तो आप ये बात हमेशा याद रखें, अगर पूर्व में कोई शर्त लगाई, ठीक है, और शर्त क्या है? शून्य है, तो अंतरण भी क्या होगा? शून्य। देख के आइए सेक्शन 25, सेक्शन 25 देख के आइए।
कंडीशनल ट्रांसफर, तो कंडीशनल ट्रांसफर में अगर वो जो कंडीशन है वो शून्य है तो ट्रांसफर ही क्या होगा, शून्य होगा कि नहीं होगा? कौन सा समझ में आ गया? आइए पश्चातवर्ती जो ट्रांस है, देखो उदाहरण देखो इसी में लिखा हुआ है, सेक्शन 25 देख लो एक बार। ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही बताई थी आपको, कॉन्ट्रैक्ट में भी ऐसे दे रखा है, ठीक है। का खाको का ये ए व्यक्ति बी को क्या है, खेत पट्टे पर इस शर्त पे देता है। देखो शर्त क्या लगा रहा है कि 1 घंटे में 100 मील। अरे भैया बहुत होती है, कौन यहाँ पे तो आदमी दौड़ ही नहीं सकता, ज्यादा ज्यादा 1 घंटे में आदमी 10 किलोमीटर दौड़ जाए बहुत बड़ी बात है, तो ये तो 100 मील पैदल चलेगा तो चल सकता है क्या? तो ऐसी शर्त क्या है, शून्य, जो असंभव है। ये समझ में आ गया, असंभव करार। तो वही वाली बात है कि ये शर्त क्या है, पट्टा क्या होगा, शून्य होगा। कौन सा समझ में आ गया? तो यहीं पे यही कह रहा है कि अगर कोई पूर्ववर्ती शर्त अगर इस तरह से हो, ठीक है, इस यहाँ पर सारी चीजें बता रखी है, ठीक है, पूर्ति असंभव हो, विधि द्वारा निषिद्ध हो, ठीक है, तो ये क्या होगी, शून्य होगी। कौन सा समझ में आ गया? सशर्त अंतरण कर रहे हो और अगर इस तरह की है तो वो क्या होंगी, सारी शून्य होंगी। कौन सा समझ में आ गया? दूसरा क्या कहता है कि अगर पश्चातवर्ती कोई शर्त अगर आपने ऐसी लगाई, ठीक है, शर्त है आपकी पश्चातवर्ती, तो ये डिपेंड करेगा वो शर्त कैसी है, वो डिपेंड करेगा वो शर्त कैसी है। अगर शर्त पूर्ण रूप से अवरुद्ध करती है, पूर्ण रूप से रोकती है, तो वो क्या होगी, शून्य होगी। और अंतरण भी क्या होगा, अंतरण शून्य नहीं होगा, अंतरण वैध होगा। ये समझ में आ गया? आप इस तरह की कोई शर्त नहीं लगा सकते। एक बार ट्रांसफर करने के बाद में राइट्स वो हो जाते हैं, ठीक है, मर्ज हो जाते हैं, और फिर बाद में आप पूर्ण रूप से उसे रोक रहे हो, तो वहां पर आपकी शर्त तो शून्य होगी पर अंतरण क्या होगा, वैध होगा। ठीक है, और यही बात कहता है सेक्शन 10, 11, 12। सेक्शन 10 में यही कह रहा है कि अगर आपने एक बार आपको ट्रांसफर कर दी, अब आप इस शर्त के साथ में ट्रांसफर कर रहे हो कि तू अगर इसको और किसी को बेचेगा तो शून्य हो जाएगी, तो ये शर्त लगा दी, उसको रोक दिया पूर्ण रूप से कि अन्य संक्रांत अन्य ट्रांसफर नहीं करेगा तू। जैसे मैंने अंकित को मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की और ये शर्त रखी कि तू भविष्य में इसको नहीं बेचेगा, पूर्ण रूप से मैंने उसको रोक दिया, तो ऐसी शर्त शून्य होगी, पर ये ट्रांसफर क्या हो गया, वैलिड हो गया, ट्रांसफर तो पहले ही हो चुका है। जी समझ में आ गया? ये आइए ये 10 कहता है, 11 क्या कहता है, मैं अंकित को बोलता हूं कि तू मेरे अनुसार, मैं जो शर्त बता रहा हूं उन्हीं अनुसार क्या है, तू इसका उपभोग करेगा। जी समझ में आ गया? उपभोग करने का राइट दे रखा हूं, मैं निर्देश देता हूं कि तू इस प्रॉपर्टी को जो मैं तेरे को ट्रांसफर कर रहा हूं वो उसी सर्टेन अनुसार ही तू उसको क्या करेगा, यूज करेगा। तो ये शर्त भी क्या होगी, शून्य होगी, पर अंतरण क्या होगा, कौन सा समझ आए? तो यहाँ पर जो अंतरक है, ट्रांसफर है, वो इस तरह की कोई शर्त लगाता है तो शून्य होगी, परंतु ट्रांसफर कैसा होगा, वैलिड होगा। इसी को आगे पढ़ते हैं, ठीक है। आइए सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 ये मैं थोड़ा सा इसलिए बताई थी क्योंकि पूर्व में अगर कोई शून्य शर्त लगाई है, ठीक है, तो अंतरण भी शून्य हो जाएगा, ठीक है, परंतु पश्चातवर्ती को शर्त लगाई है तो अंतरण शून्य नहीं होगा, केवल शर्त शून्य होगी। और शून्य में आपको मालूम है, शून्य के लिए इन्फोर्स कराने की जरूरत नहीं होती है। आप बैठे रहो, बोले यार शून्य शून्य कोर्ट में जा, और कोर्ट बोलेगा नहीं तुमने गलत ही लगाई है। समझ में आ गया? तो शून्य संविदा होती है या शून्य जो चीज होती है उसको कोर्ट में इन्फोर्स कराने की जरूरत नहीं होती। आइए अब हम सेक्शन नंबर 10 को देखते हैं। सेक्शन नंबर 10 यही कहता है, टाइटल से ही समझ में आ रहा है, टाइटल क्या कहता है, अन्य संक्रमण क्या मतलब, दूसरी जगह ट्रांसफर करने को क्या कर रहा है, अवरुद्ध करने वाली, यानी किसी और को ट्रांसफर को रोकने वाली शर्त क्या होगी, वो ये बारे में बता रहा है। मैंने आपको ट्रांसफर कर दिया, आप किसी और को ट्रांसफर नहीं करोगे, तो इस तरह का रोकने वाली शर्त अगर होगी तो वो क्या प्रभाव होगा, वो शून्य होगी। देखिए यहाँ पे जहां की संपत्ति ऐसी शर्त या मर्यादा के अधीन अंतरित की जाती है, शर्त लगाई जाती है, ठीक है,
जो अंतरिति या उसके अधीन दावा करने वाले व्यक्ति को, जिसको की गई है, जिसको ट्रांसफर की गई है, ट्रांसफरी या उसके अधीन दावा करने वाले व्यक्ति को संपत्ति में अपने हित को अलग करने या विनीत करने, विनीत मतलब यानी डिस्पोज करने, उसे बेचने से आत्यंतिकतः अवरुद्ध करती है, एब्सोल्यूट रूप से रोकती है, 100% उसे रोक रही है, तो वह शर्त या मर्यादा शून्य है। आगे बात समझ में आ गया? तो कहने का मतलब है, अगर कोई ट्रांसफर को 100% एब्सोल्यूट रूप से अवरुद्ध करता है, तो ऐसी शर्त क्या होगी? शून्य होगी। मेरी बात समझ में आ गया? ये ट्रांसफर पहले हो गया, पर भविष्य में तू किसी और को ट्रांसफर नहीं करेगा, इस तरह की अगर कंडीशन लगाई, ठीक समझ में आ गया, तो वो क्या होगी? शून्य होगी। परंतु अंतरण क्या होगा? क्योंकि ट्रांसफर तो पहले हो चुका है, कोई घबराने की जरूरत नहीं, लगाता रहते। मेरी बात समझ में आ गया? तो कहने का मतलब है कि अगर 100% अगर आपने उसे ट्रांजैक्शन करने के लिए या सेल ना करने के लिए, अपना ट्रांसफर ना करने के लिए आपने उसे अवरुद्ध कर दिया, तो वहां पर वो क्या है? शून्य हो गया। यही शर्त है सर पहली वाली कंडीशन पर। पहले कंडीशन कैसे? हाँ, पूर्व की मतलब वो पूर्व के ना, पूर्व की अगर शर्त ऐसी कोई शून्य है, 2-3 चौरा बटे क्या क्या, तो भी वहां पे शून्य हो जाएगी। शून्य नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट में लाल लग गया। कैसे मतलब? शून्य वाली शर्त नहीं है, जैसे के लिए हो सकता है करेंगे। हाँ जैसे मैं कह रहा हूँ तो होता है। हाँ तभी ये प्रॉपर्टी मिलती है। हाँ, के लिए होता है। तो वो पूर्व के लिए, दोनों के लिए लागू हो रही हो। वो जो आप गौर से करेंगे, विधि द्वारा प्रतिषिद्ध ऐसी कोई बात हो रही है या फिर, ठीक है, बस आत्यांतिक होनी चाहिए, पूरी तरह से नहीं होनी, वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पूर्व में अगर ऐसी कोई शून्य शर्त हो रही है, ठीक है, तो भी आगे अंतरण क्या, अंतरण तो शून्य रहता है। परंतु यहाँ पर पूर्व में क्या है, पश्चात में, वहां अंतरण पूर्व में ही शून्य है, तो अंतरण शून्य हो जाएगा। वहां पे ये कंडीशन समझना है। अगर वो शर्त शून्य नहीं है पूर्व की, तो अंतरण वैलिड होगा। जैसे मैंने कह दिया कि मैंने ए व्यक्ति हूं, मैंने बी से कह दिया तो सी को मार दे, मैं तुझे प्रॉपर्टी दे दूंगा, तो पूर्व में मारना पड़ेगा, तो ये शर्त क्या होगी? शून्य है। परंतु वैलिड शर्त हुई तो अंतरण ही वैलिड होगा, और शून्य शर्त हुई तो ये कहना चाहता हूँ। दुकानदार है वो जय जिनेंद्र का सपोर्ट, हाँ, वो कह रहा है जय जिनेंद्र के लोगों के साथ वो अपना लोगो नहीं लगाया। हाँ, तो कैसे उसको वो लगेगा तो खरीदेगा, तो लगेगा वैलिड है, वैलिड है, वो शर्त लगा सकता है। पूर्व वाली शर्त है। हाँ, ये पूर्व वाली शर्त है, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अभी अंतरण हुआ नहीं, तो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, पर यहाँ तो अंतरण हो गया, तो वो नहीं लागू होगी। अंतरण को वैध माना गया है, ठीक है। पूर्व में तो आदमी के पास विकल्प है कि खरीदूं कि नहीं खरीदूं, पर यहाँ तो क्या है, आपने खरीद लिया और फिर बाद में ऐसी शर्त लगा रहे हो कि ऐसा कोई अंतर नहीं करेगा तो खरीद लो। ये समझ आ गया? तो 100% अगर आप अवरुद्ध करते हो तो ऐसी शर्त क्या, शून्य, पर आंशिक रूप से रोक रहे हो, क्या आंशिक रूप से रोक रहे हो, तो शर्त भी वैध है और अंतरण भी क्या है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे, तुम किसी को नहीं बेचोगे, 100% डिस्ट्रिक्ट लगा दिया, तो ये शर्त क्या होगी, शून्य है। पर मैंने कह दिया कि एक्स वाले व्यक्ति को तो बेचोगे ही नहीं, जैसे मैं कहता ही ऐसे कॉलोनीज करती है, वहां पर इस आधार पे बोलते हैं कि किसी भी मुस्लिम वर्ग के आदमी को नहीं बेची जाएगी, हो सकता है, तो वह पर्टिकुलर क्या है, आपने क्या है रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि इस वर्ग को नहीं ले बेच सकते, तो एब्सोल्यूट सभी को तो नहीं रोका है, सभी को तो नहीं रोका, सारे लोग खरीद सकते हैं। या फिर कहीं ऐसा हो सकता है कि एसटी एससी को वो जमीन नहीं दी जाएगी। अच्छा, हमारी कॉलोनी कट रही है, हम जैन समाज के या बड़े लोग हैं, हम पर्टिकुलर किसी ऐसे आदमी को प्रॉपर्टी के देके, तो ये शर्त लगा सकते हैं। या जिसने खरीद भी लिए, मान के चलिए ये बिल्डर है, कॉलोनी काटी है, बी ने खरीद ली और बी को इसी शर्त पे बेचा है कि तुम बेच के भी जाओगे तो किसी दूसरे को बेच के जाओगे, एससी एसटी को बेच के नहीं जाओगे, शर्त लगा सकता है। तो पूरी तरह से अवरुद्ध किया क्या इसे? नहीं किया, आंशिक रूप से एक पर्टिकुलर वर्ग को केवल रोका है, या ये बोल दिया कि एक्स व्यक्ति को तो बिल्कुल नहीं बेचे जाओगे, वो मेरा दुश्मन है, बाकी दुनिया में किसी को भी बेच दो, तो ये शर्त क्या होगी, वैध होगी। ये समझ में आ गया? पर किसी को नहीं बेचोगे, ये शर्त है। क्योंकि ये क्यों सिद्धांत रखा है, संपत्ति चलायमान होती है, उसको ट्रांजैक्शन होते रहना चाहिए, बांध के नहीं रखना है।
ठीक समझ में आ गया? उसको ऐसे नहीं कि, या फिर ये भी शर्त नहीं लगा सकते, देखो ये शर्त शून्य है कि नहीं है, मेरे को बताना। ए व्यक्ति बी व्यक्ति को प्रॉपर्टी इस शर्त के साथ ट्रांसफर करता है, आपको देखनी होगी शर्त की कैटेगरी कैसी है, कि अगर तुम किसी को भी बेचो, किसी को भी बेचोगे, तो उससे पहले मेरी वाइफ को तुम्हें बेचना होगा, मेरी वाइफ से पहले पूछना होगा, और वो प्रॉपर्टी को वो केवल 10,000 रुपए में खरीदने के लिए क्या है, एलिजिबल हो। मैं चाहता हूं ये प्रॉपर्टी हमारे पास ही रहे, पर मैंने तुम्हें दे दी, ठीक है, पर तुम किसी और को बेचोगे तो उससे पहले किसको बेचना है तुम्हें, पूछ रहा है मेरी वाइफ को, और मेरी वाइफ कितने में एंटाइटल होगी खरीदने में, 10,000 से ज्यादा की एंटाइटल होगी। और अगर प्रॉपर्टी की कीमत है तो बताइए शर्त कैसी है, एब्सोल्यूट हो गई, पूरी तरह से रोक दिया उस आदमी को कि वो आदमी चाहता ही नहीं है कि वो प्रॉपर्टी किसी अन्य को बेची जाए। क्यों? क्योंकि उसने पत्नी को बेचना है, और पत्नी के पास में 10,000 रुपए तो होंगे ही। जब पत्नी के पास 10,000 नहीं होंगे तभी वो क्या है, उसे बेच सकता है, और ऐसा तो होगा नहीं, 5 लाख की प्रॉपर्टी को 10 लाख में 10,000 में नहीं खरीदे। तो ये शर्त क्या होगी, एक तरह से लोग दिए बेचारे को, हाथ बांध दिए उसके, आत्यांति हो गई एक तरीके से, है कि नहीं है? तो ये भी एक चीज है। तो शर्त को देखना कि शर्त का क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या वो रोक रही है, आंशिक रूप से रोक रही है तो शर्त भी वैध है और कंडीशन भी वैध है, परंतु एब्सोल्यूट रूप से रोक रही है, हाथ बांध दिए कि नहीं बांध दिए, 5 लाख की जगह 10,000 रुपए मिले, समझ में आ गया? तो वहां तो उसको हाथ बांध गए, वो तो बेच ही नहीं पाएगा बेचारा कभी भी उस प्रॉपर्टी को, तो वहां पर उसे एब्सोल्यूट रूप से क्या है, अवरुद्ध कर दिया, अन्य संक्रामक यानी ट्रांसफर करने से। तो ऐसी शर्त क्या होगी, शून्य होगी, पर वो ट्रांसफर क्या होगा, वैध। समझ में आ गया? आइए, ये अगर बेच भी देता है किसी अन्य व्यक्ति को, ये केस करने जाएगा तो लोग बोलेगा तूने खुद ने ही शर्त क्या लगाई थी, केस चलेगा, ये बैंटेबल ही नहीं होगा। ये समझ में आ गया? आइए, तो सेक्शन 10 समझ में आ गया आपको? आइए, इसका दूसरा पैरा है, पर कब शर्त लगाई जा सकती है, कब शर्त लगाई जा सकती है, तो देखिए, किंतु सिवाय 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 बोल रहा है, मतलब सिवाय मतलब अपवाद हो गया, मतलब यहां पर शर्त लगाई जा सकती, क्या, ऐसे पट्टे की दशा में जिसका कि वह शर्त पट्टा करता, ये पट्टा करता कौन है, जिसने पट्टे पे दिया है, ठीक है, पट्टे की दशा में जिसमें कि वह शर्त पट्टा करता या उसके अधीन दावेदार के फायदे के लिए हो, पट्टा करता या कोई अन्य व्यक्ति है जिसके फायदे के लिए हो, ठीक है, वो लगा सकता है। ठीक समझ में आ गया? मतलब जिसने पट्टा दिया है, ये भूमि का या मकान का पट्टा मैंने दे दिया, ए ने पट्टा दे दिया, उसको बी को दे दिया, तो ये शर्त लगा सकता है कौन, ये व्यक्ति शर्त लगा सकता है, या कोई अन्य व्यक्ति क्या लगा सकता है, ये क्या लगा सकता है कि तुम किसी और को पट्टे पे नहीं दोगे। कौन समझ में आ गया? क्योंकि ये मेरे फायदे के लिए, तुम और को देते रहोगे तो मैं, तुमने अगर वायलेशन कर दिया तो मैं दूसरे को क्या परेशान करूंगा, नहीं समझे? तो मैं पट्टे पर दूंगा तो मैं कंडीशन लगा सकता हूं कि तुम किसी और को, वैसे पट्टे को पट्टे पे दिया जा सकता है, पर मैं कंडीशन एब्सोल्यूट लगा रहा हूं, किसी को नहीं देंगे, जो मेरे फायदे के लिए, पट्टाकर्ता के फायदे के लिए। मैं तो नहीं चाहता कि तुम किसी और को दो, तुम ही लो। ठीक समझ आ गया? तो पट्टे में ऐसी शर्त लगाई जा सकती है। कौन सा समझ आ गया? पूर्ण रूप से किसी अन्य को देने से अवरुद्ध किया जा सकता है। समझ में आ गया? और दूसरे ट्रांजेक्शन में नहीं कह रहा है, मेरी बात समझ में आ गया? जिसको मोर्गेज रखी है वो आगे भी मोर्गेज कर सकता है या किसी और को मोर्गेज रख सकता है, पर केवल पट्टेदार वाला, लीज वाला, पट्टा करता जिसने पट्टे पे दिया है बी को, वो उस पर कंडीशन लगा सकता है कि तू किसी अन्य को पट्टे पे नहीं देगा क्योंकि ये मेरे फायदे के लिए। ये समझ में आ गया? या मेरे अधीन जो भी व्यक्ति है, जो दावेदार है, उसके फायदे के लिए। ये समझ में आ गया? तो कहने का मतलब है वो पट्टे पर नहीं देने का शर्त लगा सकता है। कौन समझ में आ गया? सिवाय एक और चीज कह रहा है, एक उदाहरण तो ये हो गया, एक अपवाद, ये अपवाद है, ये अपवाद है पहला कि उप पट्टे पर नहीं दिया जाएगा। दूसरा अपवाद क्या कह रहा है? दूसरा अपवाद स्त्रियों के बारे में कह रहा है। दूसरा अपवाद क्या है? स्त्री के बारे में, किसी स्त्री को, परंतु संपत्ति किसी स्त्री को, कौन सी स्त्री को? जो हिंदू, मुस्लिम या बौद्ध ना हो। तो ऑब्वियसली है कि वो कौन सी है? हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध। कौन हो गया? ईसाई। ये पर्टिकुलर किसकी बात कर रहा है? ईसाई, पर्टिकुलर इकाई। हिंदू के अंदर कौन कौन आते हैं? बौद्ध भी आ जाते हैं, जैनी भी आ जाते हैं और सिख भी आ जाते हैं। अगर आपने परिभाषा पढ़ी हो हिंदू की तो ये मत बोलना सर इसमें वो तो लिखा ही नहीं है, सिख तो और जैनी तो लिखा ही नहीं है। नहीं, हिंदू की डेफिनेशन में वो भी आ जाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, ठीक है, और
बौद्ध, ठीक है, तीनों आ गए। मतलब इसके अंदर ईसाई, पारसी और यहूदी नहीं आए। मेरी बात समझिए, ये महिला नहीं है। तो अंग्रेज लोग रहे थे, पारसी और यहूदी तो बहुत कम रहे थे, ठीक है। पर हम इन तीनों के संदर्भ में पढ़ लेते हैं। 99% हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक समझ में आ गया, ये कहना चाहते हैं। तो कोई ऐसी स्त्री, ठीक है, संपत्ति किसी स्त्री को या उसके फायदे के लिए इस प्रकार अंतरित की जाती है। अगर किसी ने इन स्त्री को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, ठीक है, उसे अपनी विवाहित स्त्री के दौरान कब ट्रांसफर की है, जब वो मैरिड थी। चीज समझ में आ गया। किसी अन्य व्यक्ति ने किसी स्त्री को जब ट्रांसफर की थी जब वो मैरिड थी, और किसके लिए की थी, उस फायदे के लिए, उसके फायदे के लिए। कौन समझ में आ गया, उस स्त्री के फायदे के लिए किसी अन्य व्यक्ति ने उस स्त्री को क्या है, कोई चीज ट्रांसफर की विवाहित स्थिति के दौरान, उस संपत्ति को या उसमें अपने फायदेप्रद हित को, उस संपत्ति को या उसमें इसके हित को अंतरित या भारित करने की शक्ति ना होगी। मतलब वो औरत उसको क्या नहीं करेगी, ट्रांसफर नहीं कर सकती, या उसको किसी के ऊपर चार्ज भी नहीं लगा सकती कि तुम मेरे साथ में कर लो, चार्ज है तुम्हारा, हिस्सा है तुम्हारा इसके अंदर। जी समझ में आ गया। तो मतलब ऐसी कोई स्त्री, ईसाई स्त्री जो मैरिड हो, उसको ट्रांसफर करने से रोका गया है एब्सोल्यूट रूप से। मेरी बात समझ में आ गया कि ये औरत केवल भोग करे, अपने फायदे के लिए उसको एंजॉय करे, पर उसको ट्रांसफर नहीं। 1956 से पूर्व भी भारतीय स्त्रियों की यह स्थिति थी। पुराने ओल्ड कॉन्सेप्ट में महिलाओं को केवल उपभोग का अधिकार था, उसको ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं था। जी समझ में आ गया। परंतु अब हिंदू महिलाओं को तो प्रॉपर्टी उनके नाम भी हो रही है और वो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर भी कर रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है। परंतु स्त्री को अभी भी कहा गया है, रोका रखा है। क्यों रोक रखा है, अब देखो इसका कॉन्सेप्ट अब समझ में आएगा। अंग्रेज क्या करते थे, अकेले आए थे, उनकी मैम्स को तो लेके नहीं आए, बच्चों को लेके नहीं आए, तो ऑब्वियसली उन्होंने यहाँ की स्त्रियों से शादी करी है और उनको किस में कन्वर्ट कर लिया, ईसाइयों में कन्वर्ट कर लिया। अब वो ईसाई, पारसी या यहूदी बन गई है। अब अंग्रेजों के पास में तो लॉट ऑफ मनी है, तो ऑब्वियसली वो किसके पास में चले गई, वो बुक कर रही है कि नहीं कर रही महिला। अब वो गलती से ऐसा नहीं कर सकती, अपना भाई जो हिंदू है या किसी और को ट्रांसफर कर देगी, वो तो फट से कैसे भी करके, धोखे से भी कर सकती है, कैसे भी कर सकती है। तो वहां पर उसको रोकने के लिए अंग्रेजों ने अपने बिहाफ से ये लॉ बनाया। मेरी बात समझ में आ गया, मेरी बात समझ में आई ये बात, चलिए। तो इसीलिए ऐसी महिलाएं जो हिंदू, मुस्लिम या बौद्ध नहीं है और विवाहित स्थिति के दौरान उनको कोई संपत्ति अंतरित की गई है या दी गई है, तो वो अपनी संपत्ति को अंतरित या भारित नहीं कर सकती। अगर महिला के नाम पर देखिए, पर आजकल मैं आपको बताऊं, यूनिफॉर्म सिविल कोड अब धीरे धीरे लागू हो रहा है। मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन में यही बताने का प्रयास करता हूँ। जब समानता का अधिकार आर्टिकल 14 में दे रखा है, तो हिंदू महिला को जब समानता दे रखी तो इन पर भी लागू हो रही है। तो धीरे धीरे परिवर्तन किया जा रहा है। ऐसे उत्तराधिकार का एक केस भी आ चुका है, मुझे केस का याद है कि अफसाना तुम्हें, कि वो एक स्त्री को क्या है, क्या नाम है, जॉन वॉल्बर्टन वाला केस था ना, वो इसी से संबंधित है। ठीक है, ये फिर धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, समाज में काफी चीजें आ रही है। ठीक है, पर मुस्लिम वो ईसाई आदमी अपनी मोनोपोली नहीं छोड़ना चाहता। मर्द अपनी थोड़ा मोनोपोली छोड़ेगा ईसाई आदमी, क्योंकि वो तो कहते हैं हमारे कंडक्ट में लिखा हुआ है, हमारे धर्म में लिखा हुआ है, तो उस पर आ जाते हैं। ऐसे मुस्लिम में भी कई धर्म में ऐसी बात लिखी हुई थी। चीज समझ में आ गया। पर अब चीजें बदल रही है कि नहीं बदल रही, भरण पोषण आ गया, आपका क्या है, ट्रिपल तलाक वाली चीजें आ गई है, औरत भी डिवोर्स दे सकती है। पहले तो केवल पुरुष को ही अधिकार था, अब औरतें भी डिवोर्स दे सकती है। मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद अधिनियम में होता रखा है। ये समझ में आ गया। अगर वो क्या पागल है, दिवालिया है, या फिर ऐसा कोई 7 साल तक उसको दोष सिद्ध किया गया है, या फिर वो इस तरह से कोई ऐसा कार्य कर देता है, तो वहां पर भी है। ठीक है, उनको भी अलग से हिंदू महिला जैसी राइट दे रखा है। तो ऐसे ही यहाँ पर बता रखा है। ठीक है, आज की तारीख में ऐसा ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, पर सीमित अर्थों में। आइए, तो ये चीज समझ में आ गई। आपको 100% अगर एब्सोल्यूट रूप से ऐसी कोई शर्त लगाई कि आगे ट्रांसफर नहीं करोगे, तो ऐसी शर्त क्या होगी, शून्य होगी। पर अंतरण क्या होगा, वैध होगा। पर पट्टा और ऐसी स्त्री पर यह शर्त लगाई जा सकती है एब्सोल्यूट तरीके से। ये समझ में आ गया। आइए, सेक्शन नंबर 11, ये बहुत चीजें समझने लायक है। बेरक पढ़ेंगे तो आपको एक बार में कोई अगर बेरक पढ़ेगा तो नहीं आएगा,
आइए सेक्शन 11 देखो क्या कहता है। यहाँ पर क्या है, अंतरण की बात कर रहा है, एब्सोल्यूट अंतरण नहीं कर सकते। यहाँ पर भोग की बात कर रहा हूँ, उपयोग की बात, कि मैं जो निर्देश देता हूँ उसी निर्देशों के अनुसार उपभोग करोगे, तो ऐसी शर्त लगाई गई है। तो ऐसी शर्त क्या होगी? ऊपर वाले जो सेक्शन है ना, ऊपर वाला सेक्शन 10, उसमें लगा दीजिए आंशिक रूप से लगाई जा सकती है। क्वेश्चन आ सकता है, जैसे अफसाना ने अभी जवाब दिया, निबंधन शर्त निर्देश की साफ है। आत्यंतिक रूप से अवरुद्ध करिए, शून्य है, पर आंशिक रूप से कर रहे हो तो शून्य नहीं है। कौन सा समझ में आ गया? क्वेश्चन इस तरह से आ जाते कई बार। आइए सेक्शन 11, सृष्ट हित। सृष्ट को इंग्लिश में देखेंगे तो क्रिएटेड। अगर कोई क्रिएटेड करते हो किसी के विरुद्ध, अगर कोई हित क्रिएट करते हो, तो उसके विरुद्ध अगर आप कोई हित क्रिएट कर रहे हो तो उसके ऊपर कोई ऐसे निर्बंधन, रिस्ट्रिक्शन या कोई ऐसी क्या है निर्देश नहीं लगा सकते आप, ठीक है। और लगा भी दिए तो उसका कोई प्रभाव नहीं, ऐसा माना जाएगा कि वो नहीं लगाई गई थी। तो देखिए क्या कह रहा है, जहां की संपत्ति के अंतरण पर उस संपत्ति में किसी व्यक्ति के पक्ष में हित आत्यंत सृष्ट किया जाता है। एब्सोल्यूट रूप से आपने क्या है पोजीशन या फिर उसको क्रिएट कर दिया, अंतरण, ठीक है, ये कहना चाहता है। किंतु अंतरण के निबंधन या निर्देश करते हो, क्या डायरेक्शन देते हो या कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाते हो कि वह ऐसे हित का किसी विशिष्ट रीति से उपयोजन या उपयोग करे। मैंने आपको ट्रांसफर तो कर दिया, एब्सोल्यूट ट्रांसफर कर दिया, पर क्या डायरेक्शन दे दिया कि मैं जैसे बता रहा हूं उस पर्टिकुलर रीति से ही या उस तरीके से आप उस चीज को क्या करोगे, उपभोग करोगे। वहां ऐसे हित को ऐसे प्राप्त और वैलिड करने का हकदार होगा मानो ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया था। कौन सा समझ में आ गया? मतलब जो डायरेक्शन दिया गया उसको ऐसा माना नहीं जाएगा कि आपने दिया भी था। जैसे मैंने आपको एक जमीन दे दी, हो सकता है जमीन के अंदर घर बना हुआ था और इधर एक लॉन बना हुआ, तो मैंने जब आपको ट्रांसफर किया, बी को ट्रांसफर किया, तो मैंने ये उपभोग करने का ये कि ये जो गार्डन है, ये गार्डन ऐसे ही बना रहना चाहिए, इस पे आप क्या है कुछ भी ऐसा काम नहीं करोगे। अब ये अंतरण की बात तो नहीं कर रहा, इस गार्डन को उपभोग करने का कि ये गार्डन हमेशा ही मेंटेन रहना चाहिए। या फिर ये कह सकता हूं कि ऊपर कोई और दूसरी बिल्डिंग नहीं बनाओगे, तो भैया मेरा जब परिवार बढ़ेगा तो मैं बिल्डिंग बनाऊंगा, मैं चाहे जिसको ऐसे कैसे भी उपभोग कर सकता हूँ। एक बार ट्रांसफर हो गया तो उसको उपभोग करने का पूरा राइट है। यहाँ पर इन दोनों सिद्धांत का ये अर्थ है कि जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है तो सारे अधिकार ट्रांसफर हो जाता है, सामने वाले व्यक्ति के कोई अधिकार नहीं रहते। कौन सा समझ आ गया? तो ये चाहे कैसे भी उपभोग करे चाहे कैसे नहीं करे, एक कमरे में पलंग लगाए दूसरे कमरे में खाना खाए, कैसे भी करे उसकी मर्जी, क्योंकि उपभोग वो अपनी रीति से करेगा। आप उस पर उपभोग करने की विशिष्टता कोई रीति नहीं लगा सकते। समझ में आ गया? ट्रांसफर मैंने अगर आपको कोई चीज दे दी, गाड़ी, ये लो मैंने अपने आप की गाड़ी दे दी, पर मैंने आपको बता दिया कि 2 व्यक्ति से कार में है ना ज्यादा नहीं चलने चाहिए। अरे भाई ये क्या बात हुई? मैं अपनी गाड़ी को ट्रांसफर ले ली मैंने आपसे, तो मैं 2 बिठाऊं 3 बिठाऊं 4 बिठाऊं या सिंगल आदमी चलो, ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। नहीं आप मैं जैसे कह रहा हूं वैसे ही आप यूज करोगे, तो मैं ऐसी प्रॉपर्टी को क्या है, मैं अंतरण तो वैध होगा पर ऐसी शर्त को मानू नहीं मानू कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आगे यही कह रहा है, देखो अच्छी लाइन लिखी हुई है, वहां ऐसे हित को ऐसे प्राप्त और वैलिड करने का हकदार होगा। आप ऐसे हित को प्राप्त तो कर लोगे क्योंकि एब्सोल्यूट हो गया है, मानो ऐसा कोई निर्देश था ही नहीं। ऐसा सोच लेना कि ऐसा कोई फालतू में डायरेक्शन दिए थे, उसकी कोई मानने की जरूरत है नहीं है। तो उपभोग को अगर नियंत्रण करते हो आप, समझ में आ गया, उपभोग को नियंत्रण करने वाली कोई शर्त लगाओगे तो वो शर्त क्या होगी? शून्य होगी। कौन सा समझ में आ गया आपको? फ्लैट में क्या शर्त है? तो आगे नीचे दे रखा है, नीचे दे रखा है सब चीजें, ठीक है। तो फ्लैट की क्या है, कुछ कंडीशंस हो सकती है, ठीक है। हाँ एक क्वेश्चन याद रखना, एक क्वेश्चन याद रखना, अगर कॉन्ट्रैक्ट के तहत अगर आप क्या है कोई ट्रांसफर कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट में अभिव्यक्त रूप से आपने लिख दिया तो वो चीज लागू नहीं होगी यहाँ पे। मेरी बात समझ में आ गया आपने? ये पश्चातवर्ती है कि आप ट्रांसफर करते समय लिखा तो नहीं है पर आप बोल रहे हो या फिर इस तरह से कार्य कर रहे हो या लिख भी दिया तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि एब्सोल्यूट रूप से रोक रहे हो। जैसे आप फ्लैट भी ले रहे हो तो ये कह सकते हैं क्या कि नहीं आप इसे ट्रांसफर नहीं कर सकते, या फ्लैट में आप अकेले रहोगे,
ऐसा भी नहीं हो सकता, मैं तो पूरी फैमिली के रहूंगा। एक केस भी आया था कि एक आदमी उसके साथ में वो देता है कि आप ही इसी में रहोगे, पूरी फैमिली को नहीं रहोगे। तो ये तो हमारी सोसाइटी के खिलाफ है, समाज की लोक नीति के विरुद्ध है। ये पूरे परिवार साथ में रहना चाहिए, अकेले आदमी के लिए कौन फ्लैट लेता है? तो ये वाली जो वो करने की रीति है, ये क्या है? गलत है। ये समझ में आ गया? ये परंतु देखो, जब कल अभी इसमें पूछा, अगर पर्टिकुलर ऐसी कोई प्रॉपर्टी दी है जो आपके उपभोग के लिए मैंने की है, तो आप उसे आगे अंतरण नहीं कर सकते। सेक्शन नंबर 6 का डी दे रखा है। अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, जैसे मैंने बताया रेलवे का व्यक्ति है, उसको क्या क्वार्टर मिला हुआ है, तो वो क्या उसे आगे ट्रांसफर कर सकता है क्या? नहीं। कौन समझ में आ रहा है? नहीं। तो वहां पर ऐसे बता रखा है। चीज समझ में आ गया? तो दोनों में अंतर मिसमैच मत हो जाए। तो यहाँ उपभोग या उसकी क्या उसकी बात कर रहा है कि विशिष्ट, मैं जैसे बोल रहा हूँ विशिष्ट तरीके से आप उपभोग करोगे तो ही क्या मैं ट्रांसफर दूंगा। तो इस तरह की शर्त या निर्देश क्या होगी? शून्य होगी। और अंतरण क्या होगा? वैध होगा। मानो वो शर्त थी नहीं। ठीक है। परंतु देखो अब आगे देखो क्या कह रहा है, जहां की ऐसा कोई निर्देश डायरेक्शन कैसा हो, स्थावर संपत्ति के टुकड़े के बारे में। तो स्थावर संपत्ति उसके टुकड़े, मतलब ऑब्वियसली एक से अधिक है। टुकड़े मतलब एक से अधिक। तो जहां कोई निर्देश स्थावर संपत्ति के टुकड़े के बारे में उस संपत्ति के दूसरे टुकड़े के एक टुकड़ा दे रहा है और दूसरे टुकड़े के फायदाप्रद उपभोग को सुनिश्चित करने के प्रयोजन से, यानी मान के चलिए ये स्थावर संपत्ति है और उसका एक टुकड़ा ये है और एक टुकड़ा ये है। उसने ये सेल आउट कर दिया। क्या कर दिया? ये सेल आउट कर दिया। परंतु सेल आउट करते वक्त ये बोल रहा है इसको फायदा प्राप्त करना चाहता है, इसमें देना चाहता है। तो क्या करना चाहता है? से किया गया हो वह इस धारा की कोई बात ऐसे अधिकार पर जो अंतरक को ऐसे निर्देश का प्रवर्तन करने के लिए रखता हो, किसी उपचार पर या ऐसे किसी भंग के बारे में रखता हो, प्रभाव करने वाली नहीं समझी जाएगी। मतलब वो ये कह सकता है जहां किसी स्थावर संपत्ति में दो टुकड़े हो, तो वहां ये कह सकता है कि भाई तू इस तरह से इसे ये डायरेक्शन दे सकता है, क्या निर्देश दे सकता है कि इस तरह से इसको उपयोग करेगा तभी मैं तुझे ट्रांसफर करूंगा या तभी वो ट्रांसफर मानी जाएगी। आपने सुना है कभी आप बड़ी बड़ी कॉलोनीज में जाना जो जेडी अप्रूव्ड हो या फिर आप कोटा अप्रूव्ड हो, तो वहां पर आप ये देखो, मैं उदाहरण समझाता हूं आपको। वहां कोई मकान बनाएगा, जैसे ये मकान जमीन दे दी तो उनमें बता रखा है सेट ऑफ छोड़ना होता है। क्या छोड़ना होता है? जगह छोड़नी होती है कि दूसरा वाला मकान बनाएगा तो आपको इतनी जगह छोड़नी होगी। मतलब कम से कम 5 फीट की या 10 फीट की क्या है गलियारा छोड़ना होगा। मेरी बात समझ में आया? क्यों कर रखा है? क्योंकि देखिए हवा पानी जब गायब। तुम चिल्लाने के लिए किसने बोला चुप रहो? तुम चुप रहो। खाना नहीं खाया क्या तुमने? कल नाइट से जो अभी चिल्ला रही हो। और भी हंसो अभी। मेरा मुंह रह गया, मैं कुछ भी करूं। हाँ सही बात है ना? बच्चे खिलाओ बच्चे। पता नहीं किसको जाने का प्रॉब्लम है। हाँ पता नहीं। जब इंसान बोलेंगे तो हम तो बोलेंगे। जब किसी को बच्चे खिलाने का मौका मिला है तो बच्चे खिलाओ। तुम्हारे नहीं अभी। अच्छा मेरे बच्चे खिलाने क्या? किसी दिन जब मिलेंगे। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हो रही है आईबी में कितने मार्क्स आए? अंकित मेरिट आई है, मेरिट। और इतना कंजूस है जो एक मिठाई की वो भी नहीं खिलाई इसने, बाइट भी। लोगों को मिठाई पसंद नहीं है। लोगों को मिठाई पसंद नहीं है, लोगों को गुलाब जामुन पसंद है, तो वो देखेंगे। गुलाब जामुन मिठाई भी नहीं मिल रही। अरे मेरे पास जगह किसको खाने की बताओ। मुझे तो मिल्क केक करना है, मिठाई नहीं खानी। मिल्क केक लेके आओ खाने के लिए। यार सर ने अभी तक एंट्री नहीं मारी।
समझ में ही नहीं आया कैसे क्या है, चले गया। चलिए कोई कोई बात बात नहीं। नहीं, जब आप क्लास छोड़ के चले जाते हो ना तो हम थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेते हैं। कर लो 2 घंटे की बात है, क्या एंजॉय करना। चीज समझ में आ गया। तो अगर कोई 2 टुकड़े हो और उनमें से किसी दूसरे फायदे के लिए अगर आपको बोल रखा है कि इस तरह से उपयोग करोगे तो ऐसी शर्त लगाई जा सकती है। कौन सा समझ में आ गया? ये कह रहा है। तो जैसे सेट ऑफ छोड़ने का बाजू में गलियारा छोड़ेंगे, जैसे मैं बता रहा था आपको, मैं इस आधार पर ये आपको प्रॉपर्टी बेचना चाह रहा हूं, देखो कि तुम जब मकान बनाओगे तो इसके बारे में क्या है, थोड़ी सी जगह छोड़ोगे। तो इस कंडीशन के आधार पे मैं आपको क्या है, ये कंडीशन क्या रहेगी, वैलिड रहेगी। तो आपके उसमें भी ऐसे ही है, जो उसमें है ना वो कंडीशंस जो होती है उपयोग करने की, वो वैलिड होती है। वहां पर लगता है कि हाँ यार ये इस तरह की चीजें होनी चाहिए। चीज समझ गया? जैसे कई लोग वहां पर एक सबसे बड़ी कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि कोई ऊपर नहीं बना सकता। फ्लैट में यही तो कमी है सबसे बड़ी। फ्लैट सबसे अच्छी चीज है, मैं आपको बताऊं, फ्लैट से अच्छी कोई चीज ही नहीं है आज के आधुनिक में, क्योंकि सेफ्टी नजरिए से बच्चे इधर चले आए तो फ्लैट के अंदर ही रहेंगे, गेट पर दरवाजा पे गेटमैन खरीदा है, कोई अंदर आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता। बहुत सारी चीजें होती है फ्लैट के अंदर, बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाती है, नहीं समझे? बस एक ही कमी रहती है, वो है छत की। नहीं तो आप अगर देखा जाए तो जितनी ज्यादा सोसाइटीज बनी हुई है फ्लैट के, अच्छा आज हम रहते हैं, आस पड़ोस में 4 या 5 मकान लोग जानते हैं, हमें 10-20 लोग जानते हैं। खाने के टाइम पे तो 100-125 को कोई कार्ड देना होता है, पर वो जानकार लोग जो है वो 10-15 ही वो फैमिलीज होंगी। पर फ्लैट में क्या है, वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराते हैं, तो कनेक्टिविटी होने का बहुत ज्यादा। दशहरा हुआ या नवरात्रे हुए, गणेश चतुर्थी, वहां के एक अलग से सोसाइटी में क्या है, ऐसी क्या है, वो मेंबर्स बन जाते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं ना, वो इस तरह का ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। 100-200 रुपए लेके क्या है, उसी फंड से क्या है, एक मेल मिलाप के लिए क्या है, चीजें करते रहते हैं। तो वो सोसाइटी जो रहती है वो एक तरह से अच्छी लगती है। ठीक है, वहां पर क्या है, आज के आधुनिक में चोरी चकारी और इन सबसे देखते हुए, नहीं समझे, कैमरा वैमरा सारी फैसिलिटीज है, नहीं समझे, आप क्या कोई भी मार के चल जाए आपको कुछ नहीं है, पर वहां पर सोसाइटी के 10 आदमी तो आएंगे, भाई आज मेरे साथ मारा, किसी और के साथ मारे, या कॉलोनी में कोई नहीं आ रहा, अगर आप भरतपुर से या कहीं और से आ रहे हो, पुराने लोग हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, परंतु नए आदमी के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो सोसाइटी के अंदर बस वो उसके अंदर एक ही कमी है फ्लैट के अंदर, क्या कि भाई छत नहीं मिलती है, और ऊपर हम कभी भविष्य में बनाना चाहें तो बना नहीं पाएंगे। जैसे फैमिली बढ़ती है तो ऑब्वियसली फैमिली बढ़ेगी तो किसी ना किसी को घर से जाना पड़ेगा, पर आज हमारे घर है, इसके ऊपर एक और मकान डालने की ज्यादा फैमिली बढ़ेगी तो समझ आ गया। बस यही थोड़ा सा फायदा होता है। चलिए, इसलिए हमारे सर ने क्या किया था, एक फ्लैट के साथ में दूसरा फ्लैट अटैच ही ले लिया था, ठीक है, और उसका गार्डन भी तुड़वा के, हाँ अब मेरी जगह तो मैं उसमें मॉडिफाई करा सकता हूँ कि नहीं करा सकता। उन्होंने वो 2 BH को 4 BH में पता नहीं कैसे किचन विचन तुड़वा के उसके सारे कमरे वमरे सब करवा के उसको बड़ा सा बनवा लिया, और उसकी जो आगे की तरफ गैलरी थी वो एक छोटी सी होती है, उसको बड़ी करवा ली दोनों को तुड़वा के। तो इस तरह से क्या उन्होंने क्या बहुत बड़ा क्या है उन्होंने बनवा लिया। तो इस तरह के लोग भी करवा लेते कहीं दिमाग लगा के। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से उपभोग करने से आपको निर्बंधित कर रहा है, निर्देश कर रहा है, तो वो शर्त शून्य होगी, अंतर्वैध होगा। परंतु इस तरह से कि अगर कोई वो कर रहा है, कंडीशन लगा रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट सेक्शन नंबर 11। आइए सेक्शन नंबर 12। ये थोड़ा सा क्या है, समझने में थोड़ा सा ऐसा लगता है, अब टीपी एक्ट इतना ही आसान तो होता तो फिर बात ही अलग है। टीपी एक्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो विद प्रैक्टिकल विद डायग्राम ही समझ में आएगी। अब देखो ये और बात कर रहे हैं, भाई किसी को अगर ट्रांसफर कर रहे हो और भविष्य में कोई वो दिवालिया हो जाएगा, तो आप ऐसी शर्त थोड़ी लगाओगे कि तू कल भविष्य में अगर तू दिवालिया हो जाएगा तो ये प्रॉपर्टी मेरे पास वापस आ जाएगी। ये समझ में आ गया? तो ऐसी शर्त क्या होगी, शून्य होगी। तो यही कह रहा है, दिवालिया या प्रयास या प्रायश्चित अन्य संक्रमण पर हित को पर्यवेक्षण करने वाली कोई शर्त, यानी खत्म करने वाली शर्त, जहाँ की शर्त या मर्यादा के अधीन संपत्ति अंतरित की जाती है कि किसी व्यक्ति को या उसके फायदे के लिए आरक्षित दिया हुआ है। आपने कोई ट्रांसफर किया है किसी अन्य व्यक्ति के फायदे के लिए, ठीक है, उस संपत्ति में कोई भी हित उस व्यक्ति के दिवालिया होने पर या उसके अंतरण या वहन करने के प्रयास पर समाप्त हो जाएगा, वहां ऐसी शर्त या मर्यादा क्या होगी, शून्य होगी। जैसे मैंने ए ने बी व्यक्ति को फायदे के लिए क्या है कोई चीज ट्रांसफर कर दी, मान के चलो
मेरा ही क्या है, वो दोस्त है, मैंने वो चीज ट्रांसफर कर दी और मैंने इस शर्त के साथ ट्रांसफर कर दी कि तू बाई चांस कभी दिवालिया हो गया तो ये प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी, मेरे पास ही आ जाएगी। तो ऐसा अंतरण क्या होगा, शून्य होगा। आपने उसको ले दे दिए तो वो उसको कुछ भी कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि एक बार ट्रांसफर हो गई, एक बार चीज ट्रांसफर हो गई तो वो आपकी नहीं रही, ये समझ में आ गया, वो दूसरे की हो गई। अब वो दूसरा जैसे ट्रांसफर करना चाहे वो कर सकता है, आप उसके ऊपर ऐसी कोई पश्चातवर्ती कंडीशंस नहीं लगा सकते।